नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की हुई शुरुआत। आज रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में कांके प्रखंड के ऊपर कोनकी पंचायत में भी शिविर लगा, जहां ग्रामीणों की भारी उपस्थिति देखी गई। इस शिविर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री और कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा विशेष रूप से पहुंचे। दोनों ने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उपायुक्त बोले कि सरकार आपके द्वार पर समस्याओं का समाधान अब पंचायत में। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता की समस्या यही पंचायत में सुनी और निपटाई जाए। प्रशासन अब खुद जनता के दरवाजे पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रहा है। इस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है ताकि अधिक लोगों तक सुविधाएं पहुंच सकें। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रखंड एवं अंचल अधिकारी हमेशा उनके कार्यों के लिए तैयार हैं। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि झारखंड सरकार की हर योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक जरूर पहुंचे। किसी भी लाभुक को योजना से वंचित नहीं रखा जाए। सभी प्रमाण पत्र और लाभ समय पर उपलब्ध कराए जाएं। कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा ने कहा कि ये कार्यक्रम ग्रामीण जनता के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में शिविरों में भाग लें और योजनाओं का फायदा उठाएं। गिरिडीह में अपार्टमेंट में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। गिरिडीह शहर के बक्सीडीह रोड स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग चौथी मंजिल पर रहने वाले अमरेश कुमार के फ्लैट में लगी थी। देखते ही देखते लपटें फैलने लगीं और पूरा अपार्टमेंट धुएं से भर गया और अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए। अमरेश कुमार की पत्नी ने बताया कि हादसे के वक्त वो घर पर अकेली थीं। पूजा करने के बाद जैसे ही वो किचन में गईं तो पूजा रूम से धुआं उठता दिखा। उन्होंने तुरंत शोर मचाते हुए पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। बताया जा रहा है कि आग संभवतः अगरबत्ती या दीपक से फैली और कुछ ही देर में पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जरूरी कागजात समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। चौथी मंजिल तक पहुंचने और धुएं के कारण टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि अगलगी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कोयला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। धनबाद के कारोबारी एलबी सिंह समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार सुबह धनबाद में व्यापक छापेमारी शुरू की। सुबह करीब 6 बजे ईडी की टीम बीसीसीएल के चर्चित ठेकेदार और बड़े कोयला व्यवसायी एलबी सिंह के देवबिला स्थित आवास समेत कई अन्य स्थानों पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार बीसीसीएल के विभिन्न टेंडरों में गड़बड़ी और अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की जा रही इस कार्रवाई में कुल 18 ठिकाने शामिल किए गए हैं। इन ठिकानों में धनबाद के अन्य कोयला कारोबारियों के निवास और दफ्तर भी आते हैं। सभी लोकेशन धनबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच के साथ साथ वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है और एजेंसी ने फिलहाल आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। धनबाद में अहले सुबह ईडी ने दबिश दी है। झारखंड में 18 जगहों पर रेड चल रही है। धनबाद में ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह कोयला कारोबारी एलबी सिंह के आवास और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार टीम ने धनबाद में देवबिला क्षेत्र सहित कुल 18 ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई कोयला तस्करी और अवैध खनन से जुड़ी है। एक अधिकारी ने बताया कि ये सर्च ऑपरेशन कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों से जुड़ा है। इसमें कारोबारी अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं। कोयले की बड़ी चोरी से सरकार को सैकड़ों करोड़ का भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रेड में कैश भी मिले हैं। हालांकि ये कितने हैं और किन ठिकानों से मिले हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। इधर धनबाद के चर्चित कोयला व्यवसायी एलबी सिंह, उनके भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। सरायढेला के देवबिला स्थित आवास, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टालडांगा में विनोद महतो के ठिकाने और भूली में सन्नी केसरी के घर समेत करीब आध दर्जन जगह पर दबिश दी गई है। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। घाटशिला उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जेएमएम विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने आज विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
घाटशिला उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार झारखंड विधानसभा पहुंचे सोमेश चंद्र सोरेन के सदस्यता ग्रहण के दौरान जेएमएम के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी और घाटशिला से आए बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर अभिंद्रनाथ महतो ने कहा कि पिछले दिनों हुए घाटशिला में उपचुनाव कठिन भी था और जटिल भी, और संयोग से जनता जनार्दन का समर्थन सोमेश चंद्र सोरेन को मिला है। उन्होंने सोमेश चंद्र सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि वे राजनीतिक जीवन में सफल हों, इसकी कामना करता हूं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावे मगठबंधन के सभी नेताओं को देना चाहता हूं। उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामदास सोरेन को याद करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के सहयोग से मैं बाबा के सपनों को जरूर पूरा करने में सफल होऊंगा। गौरतलब है कि रामदास सोरेन के असामयिक निधन के बाद खाली हुए इस सीट पर बीते 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था, जिसमें एक बार फिर जेएमएम ने इस सीट पर जीत दर्ज करने में सफल हुआ और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हरा दिया। आरोपों से जुदा नहीं है राज्य सेवा के अवसर, 11 महीने में 11 सीओ बीडीओ पर गिरी गाज। राज्य प्रशासनिक सेवा के अवसर भी आरोपों से जुदा नहीं है। जनवरी से लेकर नवंबर तक यानी 11 महीनों के अंदर 11 सीओ और बीडीओ पर गाज गिरी है। इन अफसरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। किसी पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने का आरोप है, तो किसी पर पंजी 2 में छेड़छाड़ करने, बिल्डरों को मदद पहुंचाने के साथ मनरेगा में अनियमितता बरतने का आरोप है। एक अफसर रुपेश कुमार पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। रुपेश कुमार को फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है। साहेबगंज में शादी के रिसेप्शन में डांस के दौरान गोली लगने से युवक की मौत। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा पंचगढ़ निवासी 24 वर्षीय गुलशन रिख्यासन उर्फ मुंशी की गुरुवार की रात करीब 2 बजे गोली लगने से मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो एक शादी के रिसेप्शन समारोह में अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। गुलशन अपने दोस्त राहुल पासवान के रिसेप्शन समारोह में शामिल होने के लिए बड़ा पंचगढ़ पहुंचा था। रात में खाना खाने के बाद वो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर नाच रहा था। इसी दौरान अचानक किसी ने फायरिंग कर दी, जिसकी गोली सीधे गुलशन रिख्यासन को जा लगी। गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। समारोह में मौजूद लोग तुरंत घायल गुलशन को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी थाने की पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल के साथ साथ सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी ली और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक गुलशन रिख्यासन जमीन की खरीद बिक्री का काम करता था और इस कारोबार में उसके कई साथी भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक उसका पूर्व में कुछ लोगों के साथ विवाद भी चल रहा था। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या जमीनी विवाद या किसी अन्य रंजिश के चलते उसे जानबूझकर गोली मारी गई है या फिर ये घटना हर्ष फायरिंग के दौरान हुई एक दुर्घटना है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। देश के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीदों के परिजनों को मिलेगा विशेष सम्मान। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो करेंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त होने वाले और राज्य के नक्सल अभियान में शहीद होने वाले झारखंड के वीर सपूतों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शहीदों के आश्रितों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। झारखंड वीरों की भूमि रही है, चाहे नक्सल अभियान हो या फिर देश की सीमा की रक्षा की बात। झारखंड के वीर जवान दोनों ही जगह बलिदान देकर भी देश और राज्य की रक्षा करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि वो शहीदों के परिजनों का भी विशेष ख्याल रखे। शहीदों को सम्मान देने के लिए ही झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस पर एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले 16 जवानों के परिजनों को झारखंड विधानसभा में सम्मानित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के द्वारा जारी किए गए पत्र में ये बताया गया है कि गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्राप्त सूची में वर्णित शहीद सैनिक, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के आश्रितों को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा 22 नवंबर को विधानसभा में सम्मानित किया जाएगा। सभी शहीद के परिजनों को झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस समारोह के लिए 22 नवंबर को विधानसभा परिसर में सादर आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि समारोह स्तर तक पहुंचाने और वापस ले जाने की व्यवस्था बेहतर तरीके से सुनिश्चित करवाई जाए। सिमडेगा में कुएं में डूबने से युवक की मौत 3 दिन से लापता था। सिमडेगा जिले के बांसजोर ओपी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बांसजोर पंचायत के बांसजोर स्कूल टोली स्थित एक कुएं में डूब जाने से पीढ़ी टोली के निवासी जुसाफ डांग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जुसाफ तिंदना मंगलवार शाम से अपने घर से लापता था। बुधवार को स्थानीय लोगों ने स्कूल टोली इलाके के कुएं में शव देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना से पूरे गांव में शोक की
लहर है। जिला परिषद सदस्य सोमरोम पॉल तोपनो ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पलामू में 80 करोड़ का सांप का जहर बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत का सांप का जहर बरामद किया है। वन विभाग ने कुल 1 किलो 200 ग्राम सांप का जहर जब्त किया है, जिसे स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया गया था, जिसे विदेश में तस्करी के लिए तैयार कर रखा गया था। इस बड़ी कार्रवाई में वन विभाग की टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 अन्य को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के औरंगाबाद के देव के रहने वाले मोहम्मद सिराज और मोहम्मद मिराज के साथ साथ पलामू के हरिहरगंज के कौवा खोह निवासी राजू कुमार के रूप में हुई है। तस्करों के पास से पेंगुलिन का शल्क भी बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस नेटवर्क के खिलाफ पिछले कई दिनों से वन विभाग की संयुक्त टीम की छापेमारी कर रही थी और 3 दिन पहले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि ये ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर शुरू किया गया था, जहां पलामू इलाके में सांप के जहर के अवैध व्यापार की जानकारी मिली थी। उन्होंने ये भी बताया कि पकड़े गए तस्करों से ये पता लगाने के लिए लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये जहर पलामू के इलाके से किन किन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक सप्लाई किया जाता था। वहीं उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने आगे कहा कि करोड़ों के जहर बरामद हुआ है। ये जहर स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कार्यवाही के दौरान 7 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूरे नेटवर्क के खिलाफ उनका अभियान जारी है और इस समय कई इलाकों में लगातार छापेमारी चल रही है। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड विनय साहा गोरखपुर से गिरफ्तार, नेपाली सिम से छिपा रहा था लोकेशन। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी विनय साहा उर्फ हरिहर सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गुरुवार को उसे गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हनुमंत नगर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। विनय साहा पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना में सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात था और इसी सरकारी नौकरी की आड़ में वो लंबे समय से फरारी काट रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद रेलवे विभाग में भी हलचल मच गई है। झारखंड क्राइम ब्रांच ने जनवरी 2025 में उसके खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं एवं प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत मामला दर्ज किया था। फरार होने के बाद वो गोरखपुर में बार बार ठिकाना बदलकर रहता रहा और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए नेपाली सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक झारखंड पुलिस की विशेष टीम ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा था। सीओ एसटीएफ धर्मेश शाही के नेतृत्व में गोरखपुर एसटीएफ यूनिट कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। गुरुवार को सूचना मिली कि वो यांत्रिक कारखाना क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में विनय ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन रांची क्राइम ब्रांच से सत्यापन के बाद उसकी पुष्टि हो गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि 22 सितंबर 2024 को आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर उसी ने अपने साथी मनोज कुमार, शशिभूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी के साथ मिलकर लीक कराया था। इस गिरोह ने रांची के जे सिक्योर होटल में पूरी साजिश रची थी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को मोतिहारी रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल ले जाकर प्रश्न पत्र रटवाया गया। इसके बदले मनोज ने विनय के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम कार्ड बरामद किए गए। एसटीएफ ने उसे शाहपुर थाने में सुपुर्द कर दिया है। अब झारखंड पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे रांची ले जाएगी, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार विनय साहा उर्फ हरिहर मूल रूप से रांची का रहने वाला है और गोरखपुर में हनुमंत नगर कॉलोनी में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। सैलून संचालक की हत्या, निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ शव। पलामू जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध के इलाके में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से सैलून संचालक का शव बरामद हुआ है। सैलून संचालक सुदामा ठाकुर को गला दबाकर और पत्थर कूचकर हत्या की गई है। सुदामा ठाकुर पाटन थाना क्षेत्र के सचदेवा का रहने वाला था और फिलहाल चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध के इलाके में रहता था, जबकि विवेकानंद चौक पर सैलून का संचालन करता था। दरअसल जिस निर्माणाधीन घर से शव बरामद हुआ है, उसका निर्माण कार्य पिछले कुछ दिनों से बंद था। शुक्रवार को मजदूर घर में काम करने के लिए वहां पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि सेप्टिक टैंक के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान सुदामा ठाकुर के रूप में हुई। मौके से एक कार को भी बरामद किया गया है। इस घटना को लेकर चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगा रही है। व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि गुरुवार को सुदामा घर से सब्जी खरीदने की बात बोलकर निकला था, लेकिन रात में वापस नहीं लौटा। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो लो कर बुरा हाल है और बड़ी संख्या में परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। पूर्वी सिंहभूम में सेवा का अधिकार सप्ताह शुरू, डीसी ने 10 जागरूकता वाहन किया रवाना, 28 नवंबर तक लगेंगे शिविर। पूर्वी सिंहभूम जिला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत 21 से 28 नवंबर तक सेवा का अधिकार सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में डीसी कर्ण सत्यार्थी ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से 10 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पूरे जिले में भ्रमण कर नागरिकों को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के प्रावधान उपलब्ध सेवाओं तथा उनके लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करेंगे। मौके पर डीसी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कार्यक्रम का थीम झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 रखा गया है। पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित सभी सेवाओं से जुड़े प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन हो और प्रत्येक पात्र नागरिक को उसका सही लाभ मिले। इस कार्यक्रम के तहत जिले की सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में आज पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत 11 पंचायत और 3 नगरीय निकाय क्षेत्र में सेवा का अधिकार सप्ताह के शिविर आयोजित किए गए। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के शिविर में शामिल होकर लाभुकों को सरकार की योजनाओं सेवाओं का लाभ लेने के लिए जानकारी देते हुए प्रेरित किया। पोटका प्रखंड के पोटका पंचायत में आयोजित शिविर में विधायक संजीव सरदार के द्वारा लाभुकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जानकारी प्रदान की गई। साथ ही विधायक संजीव सरदार ने बागबेड़ा कॉलोनी में आयोजित शिविर में भी भाग लिया। उन्होंने लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से जुड़े स्वीकृति पत्र का वितरण किया। गुमला में 80 जंगली हाथियों की दस्तक, दहशत में ग्रामीण, फसलों का नुकसान की आशंका। गुमला जिले के भरनो प्रखंड के तरंगिणी नदी टोली होते हुए 18 जंगली हाथी सुपा गांव में प्रवेश कर चुके हैं। हाथियों के प्रवेश के साथ ही ग्रामीण काफी भयभीत हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड सुपा गांव के पास आ चुका है। इसके साथ ही हाथियों के झुंड को क्षेत्र से खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जंगली हाथी के समीप न जाएं और उनके साथ छेड़छाड़ न करें। हाथी के उग्र होने पर जानमाल की क्षति हो सकती है। वन विभाग लगातार ग्रामीणों को दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। हाथी द्वारा किए जाने पर क्षति की भरपाई वन विभाग द्वारा किए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को मिला है। दरअसल 18 हाथियों का झुंड लोहरदग्गा जिले से गुमला जिले के भरनो प्रखंड क्षेत्र में आ चुका है। इधर धान कटनी का समय होने के कारण आसपास के किसान काफी चिंतित हैं। फिलहाल हाथियों का झुंड मोरगांव मैदान के पीछे डेरा जमाए हुए है। यहाँ हाथियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। स्कूली बच्चे भी हाथियों के झुंड को देखने पहुंचे हैं। हाथियों के आने की सूचना पर भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि भरनो क्षेत्र में पिछले साल भी जंगली हाथियों का झुंड आया था। उनके यहां आने से जानमाल की क्षति हुई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से टॉर्च, मशाल और पटाखे बांटने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के आने से गांव में भय का माहौल है और जंगली हाथी रात में ज्यादा उग्र हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को रात भर जागकर अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर हवाई फायरिंग, क्षेत्र में दहशत, दोनों पक्षों के 500 से अधिक लोग जुटे। जमुआ थाना क्षेत्र के कारोडीह धरचांची में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। घेराबंदी को लेकर पहुंचे एक पक्ष के लोगों और मौके पर पहुंचे दूसरे पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दबंग किस्म के लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस की टीम भारी संख्या में मौके पर पहुंची
पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाते हुए माहौल शांत कराने की कोशिश की, जबकि हवाई फायरिंग करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय रैयतों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सनी रैनवे और उसके साथियों द्वारा बम और गोली चलाकर हमला किया गया, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। उनका कहना है कि विवादित जमीन पर उनकी वैध दावेदारी है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोग लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया कि बुधवार को भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इसके बावजूद गुरुवार को एक पक्ष के लोग पुनः घेराबंदी करने पहुंचे, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग बड़ी संख्या में जुट गए। देखते ही देखते मौके पर 500 से अधिक लोग जमा हो गए और स्थिति बेकाबू होने लगी। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में कैंप कर रही है। अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद को लेकर लगातार बढ़ रही घटनाओं ने क्षेत्रीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का दूसरे दिन भी हल्ला बोल, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आंदोलन के दूसरे दिन भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन जारी रखा। शुक्रवार को के प्रदर्शन में कॉमर्स विभाग के छात्रों के साथ आदिवासी छात्र संघ और आइसा से जुड़े सदस्यों ने भी एकजुट होकर हिस्सा लिया। छात्रों का आरोप है कि वे कई महीनों से बढ़ी हुई फीस में कटौती और विभाग में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। छात्रों का कहना है कि प्रशासन न तो फीस कम कर रहा है और न ही बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर रहा है। एमकॉम के छात्र वसीम अंसारी ने बताया कि 1.5 से 2 महीने पहले हुए आंदोलन के दौरान प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, कुल सचिव कमेटी रिपोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन रिपोर्ट छात्रों के साथ साझा नहीं की जा रही। इससे साफ है कि ये सिर्फ एक झांसा है। वहीं आइसा की कार्यकर्ता संजना मेहता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने लंबे समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कॉलेज प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई तभी होगी जब छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन सिर्फ अपनी जेब भरने में लगा है, उन्हें विद्यार्थियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुल सचिव धनंजय द्विवेदी और डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर सर्वोत्तम कुमार ने कहा है कि छात्रों की मांगों को सुनने के बाद पहले ही एक कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और रिपोर्ट के आधार पर छात्रहित में फैसला लिया जाएगा। प्रदर्शन के दूसरे दिन भी छात्र कुलपति के समक्ष अपनी बात रखने की बात कही। कुलपति प्रदर्शन के दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुए। फिलहाल छात्र अपने आंदोलन को जारी रखने के मूड में हैं और उनका कहना है कि जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, प्रदर्शन जारी रहेगा। पाकुड़ की आनंदपुरी कॉलोनी में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, परिवार लौटने पर पता चलेगा नुकसान। पाकुड़ शहर की आनंदपुरी कॉलोनी में एक बंद घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आनंदपुरी कॉलोनी निवासी सुदर्शन सिंह के घर में ये चोरी पास के एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी नगर थाना को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पीड़ित के पड़ोसी सुबीर साहा ने बताया कि सुदर्शन सिंह करीब 1 महीने से इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है और जब कैमरा देखा गया तो उनके घर का अंदर का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। इससे प्रतीत हुआ कि घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की है। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को भी दी गई है। परिवार लौट रहा है और घर पहुंचने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घर से चोरों ने कितना सामान और कितनी रकम चोरी की है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन जारी है। आईटीआई बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाया गया, रांची ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आईटीआई बस स्टैंड के पास लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण और लगातार लगने वाले जाम से परेशान यात्रियों को राहत मिली है। बस, स्कूल वाहनों और एम्बुलेंस को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए रांची यातायात पुलिस और नगर निगम ने गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाकर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्यवाही के बाद सड़क पर बनी अव्यवस्थित स्थिति काफी हद तक सुधरी है और यातायात सुचारू होने की उम्मीद है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण न करें और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने से बचें।
पुलिस ने कहा कि शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में हर नागरिक की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और सभी सहयोग करें। झारखंड में बदलेंगे टेंडर के नियम, 10% ही होगी न्यूनतम बोली। पलामू से सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर वित्त मंत्री। पलामू जिले में सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में टेंडर का नियम बदल जाएगा। टेंडर के नियम में बदलाव का मामला कैबिनेट में उठाया जाएगा। न्यूनतम बोली 10% ही नीचे जा सकती है। इस बात की घोषणा उन्होंने पलामू के लेस्लीगंज में की है। दरअसल पलामू से ही पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत हुई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नवंबर तक झारखंड को मिलने वाले 30 करोड़ की अनुदान राशि नहीं दे रही है। जल नल योजना के लिए 12,600 करोड़ का बजट था। झारखंड सरकार ने 6300 करोड़ दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना की राशि देने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की तरह ही अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना पड़ेगा। पलामू का इलाका नक्सल प्रभावित है, कार्यशैली से मन भटक सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार संवेदनशीलता के साथ सभी वर्ग के लिए कार्य कर रही है। ये संवेदनशीलता सभी सरकार में होनी चाहिए। शासन व्यवस्था प्रखंड अंचल में ऐसे ही चलता है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार सीधे लोगों से बात कर उनकी समस्या का समाधान कर रही है। इससे पहले झारखंड में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज के कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि रिजल्ट जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी आवेदन को संकलित कर समस्या का समाधान करें। प्रतिनिधि का दायित्व है कि इस तरह के मंच पर अपनी समस्या को रखे। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ने मनाया पहला दीक्षांत समारोह, 21 छात्रों को गोल्ड मेडल। अपनी स्थापना के 9 वर्ष बाद झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ने आज रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया। वर्ष 2016 में स्थापित इस विश्वविद्यालय के इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। समारोह में कुलाधिपति एवं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, MSc इन फॉरेंसिक साइंस, MA, MSc इन क्रिमिनोलॉजी के छात्रों को डिग्री प्रदान किए गए। कुल 673 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 21 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। इसमें यूजी के 2019 के बाद और पीजी के 2020 के बाद पास आउट विद्यार्थी शामिल हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए गुरुकुल से मिली महत्वपूर्ण दीक्षा है। उन्होंने कहा कि ये भूमि छात्रों के लिए मंदिर है। यहाँ से दीक्षा लेकर निकले विद्यार्थी भविष्य में समाज को अपराध मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संजय सेठ ने इसे सौभाग्य का क्षण बताते हुए कहा कि बचपन में हम सभी इस गाउन को पहनने का सपना देखते थे। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पंख है जो आपको देश सेवा के अवसरों तक ले जाएगा। भारत के युवा आज दुनिया में परचम लहरा रहे हैं और आप सभी विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्य अतिथि एवं कुलाधिपति संतोष गंगवार ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक प्रतीक नहीं बल्कि राज्य का भी गौरव है। यहाँ के युवाओं में देश की सेवा का उत्साह स्पष्ट दिखता है। विकसित भारत 2047 में युवाओं की बड़ी भूमिका है और मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय रक्षा क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बनेगा। आप जहां भी जाएं, ये प्रदर्शित करें कि आपने यहां से केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।